Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start economics. So students, economics हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th. करेक्ट, हमने 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था. देन उसके बाद हमने चैलेंजेस देखे थे कुछ कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. दिस वेर सर्टेन इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कंट्री फेस कर रही थी. 10th स्टैंडर्ड में हमने डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट वाज ग्लोबलाइजेशन, व्हाई ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस, व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड हमने इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू लिया था. वी सॉ दैट कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है. इट इज़ डीलिंग विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़. किसके साथ डील कर रहा है? इट इज़ डीलिंग विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़. करेक्ट, हमने ये कब देखा था? अपने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में. पोवर्टी, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन्स. अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन से रिलेटेड है. फूड शॉर्टेजेस ह्यूमन से रिलेटेड है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स में हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था, उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था. नाउ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे प्रोडक्शन का कंसेप्ट हुआ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऐसे ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स में हैं. इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करने वाले हैं. सो बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में आपको 2 बुक्स हैं फॉर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कौन से टाइप का इकोनॉमिक्स है वो भी आपको इस फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर? दैट व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. दैट इज हम आगे के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे. बट उससे पहले इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दैट एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट है किसके बारे में. जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डील करता है. सो वी विल स्टडी के बेसिक मतलब इन डेप्थ इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली स्टडी क्या कर रहा है. Economics is that branch of knowledge in which those activities of human being are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. Okay, very simply यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं? द एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. वी ऑल नो कि नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड है. हमने अपने 10th स्टैंडर्ड तक में ये सब चीज़ें पढ़ी है दैट रिसोर्सेस आर लिमिटेड. सो उन लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज़ करके ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे. सो यहाँ पर दिया है, आई रीड इट वंस अगेन. इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर मीन्स दैट इज स्केयर मीन्स दैट इज वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. कम रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? Economics. Dictionary meaning of the term economics refers to that science which studies human activity relating to the wealth. Economics का एक और मीनिंग हमें दिया है, एक हम पढ़ चुके हैं. पहला कौन सा था? कैसे ह्यूमन बीइंग स्केयर रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है. दिस इज द फर्स्ट मीनिंग. सेकेंड क्या दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू वेल्थ. मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को ह्यूमन बीइंग कैसे एक्वायर करता है, उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स.
The term economics in English language has its origin into two Greek words, okios that is household and nemia that is management. Together it means management of household. इकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. अभी यहाँ पे हमें बताया है कि कैसे, व्हाट डज इट मीन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है वो हमें बताया हुआ है. ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्केर्स. द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ. Each household likes to do so, utilize its wealth as to satisfy most of its wants or to maximize its satisfaction. Likewise, a producer thinks to maximize his profit by allocating the scarce means of production of goods and services. अच्छा, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? That हर एक ह्यूमन बीइंग का वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है. हर एक ह्यूमन बीइंग का वॉन्ट्स अनलिमिटेड होता है. ज़रूरतें, वॉन्ट्स क्या होता है? हमारी ज़रूरतें. ठीक, आपकी एक वॉन्ट सेटिस्फाई हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरी वॉन्ट अराइज हो जाएगी, दूसरी सेटिस्फाई हुई तो तीसरी वॉन्ट अराइज हो जाएगी. दैट इज़ वॉन्ट्स जो है वो नेवर एंडिंग होती है. वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है, कभी ख़त्म नहीं होती. लेकिन उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं. जैसे आपको सपोज बर्थडे पे 1000 रुपये मिले फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए. ठीक, आप पार्टी दे सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, आप बुक खरीद सकते हो. यू हैव वेरियस ऑप्शंस. लेकिन आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब पैसे कम हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स. रीडिंग, जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पर मैनेज कर रहे हो, इन द सिमिलर मैनर हम कंट्री में भी यही मैनेजमेंट करते हैं. हमारे पास इनकम, पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं और लोगों की वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है. तो कैसे उन कम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स. क्लियर? अभी ये तो हमें हाउस होल्ड के रिलेटेड दिया कि हाउस होल्ड क्या करता है? ईच हाउस होल्ड लाइक्स टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वॉन्ट्स और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन. हर एक हाउस होल्ड, हर एक इंडिविजुअल क्या ट्राई करता है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे. ये किसका एम होता है? हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, जो कंज्यूमर है. जैसे अगर अभी आप कंज्यूमर हो, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, सो आप क्या सोचोगे? दैट इन लिमिटेड पैसों को यूज़ करके मैं अपनी वॉन्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करूं. ये कौन सोचता है? एक हाउस होल्ड सोचता है, एक इंडिविजुअल सोचता है. इन द सिमिलर मैनर, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? कंज्यूमर के बारे में. हाउस होल्ड यानी किसके लिए दिया है ये हाउस होल्ड वर्ड? कंज्यूमर के लिए दिया है. सो एवरी कंज्यूमर थिंक्स कि कम पैसे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले. लाइकवाइज, a producer tries to maximize his profit by allocating his scarce resources to the production of different goods and services. In the similar manner, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है, इन द सिमिलर मैनर प्रोड्यूसर जो है वो भी क्या चाहता है कि उसके पास जो रिसोर्सेस है वो उन रिसोर्सेस को ऐसे एलोकेट करे, ऐसे अरेंज करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ठीक, हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं? जिस ऑप्शन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है वो. तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है एंड प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है. क्लियर? तो यहाँ दिया है, हाँ, मैक्सिमाइज इट सेटिस्फैक्शन, मतलब हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर क्या चाहता है? टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन. एंड प्रोड्यूसर क्या चाहता है? टू इंक्रीज द प्रॉफिट. एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, maximization of satisfaction implies maximization of social welfare. Thus,
It is to achieve the objective of maximization of satisfaction at the individual level, maximization of profit at the producer level, and maximization of the social welfare at the level of economy as a whole. क्या दिया हुआ है? थर्ड हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल पर्सन का, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ा, तो पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर होगा, मतलब पूरी कंट्री का वेलफेयर होगा. क्लियर? यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है ऑफ इकोनॉमिक्स. लेट्स सी. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज in a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. Economics क्या दिया हुआ है? It is the study of human behavior, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम रिसोर्सेज को अरेंज करें ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एंड सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर मिले. ये हमारा मेन टॉपिक व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट कंप्लीट हुआ. इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है? इट स्टडीज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. क्लियर? ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है, दैट हाउ ह्यूमन्स कैन एलोकेट रिसोर्सेज ताकि वो अपना सेटिस्फैक्शन, अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके. यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं स्केर्सिटी क्या है. जैसे हमने देखा कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस का स्केर्सिटी है. स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी है, रिसोर्सेस कम हैं. स्केर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अच्छा, अभी यहाँ क्या दिया है हमें? स्केर्सिटी जो होती है, कमी जो होती है, इज द बेसिक थिंग इन इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि अगर स्केर्सिटी नहीं हुआ, कमी नहीं हुआ, तो हमें कुछ अरेंज ही नहीं करना पड़ेगा. गेटिंग? जैसे मुझे अभी कार चाहिए, मेरे पास कार के लिए रिसोर्सेज है, मैंने कार परचेस कर लिया, ठीक है, एक ब्रांड का कार लिया, अब मुझे सेकंड चाहिए, मैंने वो भी ले लिया, थर्ड भी लिया, फोर्थ भी लिया, फिफ्थ भी लिया. मैं ये सब क्यों ले पा रही हूँ? बिकॉज मेरे पास अनलिमिटेड पैसा भी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी है. तो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो मुझे कहीं सेक्रीफाइस करना ही नहीं पड़ रहा. गेटिंग? सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक स्टडी ही नहीं कर पाएंगे. बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ते हैं? दैट लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करें. अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हो जाए तो इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, इकोनॉमिक्स में कोई कंसेप्ट ही नहीं बचेगा टू स्टडी. इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए स्केर्सिटी, कमी बहुत ज़रूरी है. अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो ही हम ह्यूमन बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं. अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ह्यूमन कहीं सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो सिर्फ क्या करता जाएगा? गुड्स परचेस करता जाएगा. तो वहाँ पर हम इकोनॉमिक स्टडी नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमें क्या दिया है? स्केर्सिटी मतलब कमी, एंड चॉइस, ये दो एसेंस है, मतलब दिस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स. इमेजिन योरसेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. कैन यू गेट एनीथिंग यू विश टू गेट एनी टाइम? सर्टनली नॉट. थस no matter how much resources or means you have, there must be scarcity in relation to your wants. क्या बोला है? अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी है तो भी उसके पास कमी होगी ही. जितना वो चाहता है उतना उसे नहीं मिलेगा. गेटिंग? रिचेस्ट पर्सन है तो क्या वो कमाना अर्न करना स्टॉप कर देता है? ऑब्वियसली नहीं. वो क्या करता है? वो और ज़्यादा कमाता है. और ज़्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि जितना उसके पास है उतना कम है. कम है मतलब स्केर्सिटी है. तो ये स्टेटमेंट में हमें क्या बताया है
कि अगर रिचेस्ट पर्सन भी है अर्थ पर तो भी उसकी ज़रूरतें जितनी हैं उतने रिसोर्सेस उसके पास नहीं होंगे, स्कैरसिटी होगा ही। यानी आप बोलोगे रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास क्या कमी होगी, सो ही नोज उसके पास क्या कमी होगी, वी डोंट नो, क्योंकि हम उसके लेवल पर नहीं हैं। बट अगर वो और अर्न कर रहा है तो दैट क्लियरली स्टेट्स कि उसके पास कमी है, उसको कमी है, दैट इज़ द रीज़न ही वॉन्ट्स टू अर्न मोर। तो ये क्या शो कर रहा है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन होगा तो भी ही हैज़ टू फेस स्केर्सिटी। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। अच्छा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा स्केर्सिटी एंड चॉइस, ये दो एसेंस है, मतलब दिस आर टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अगर स्केर्सिटी है तो चॉइस है, अगर कमी नहीं है तो हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन बिकॉज देर इज स्केर्सिटी का आउटकम क्या होता है कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने अपना 10th कंप्लीट किया, आपके पास वेरियस ऑप्शंस है ना, आपके पास ऑप्शंस है कि आप साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई अदर एडिशनल कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। गेटिंग? अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑप्शंस मतलब हम यहाँ पे वांट्स बोल सकते हैं, वांट्स बहुत सारी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को फुलफिल करने के लिए आपके पास टाइम कम है। गेटिंग? आपको नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में अपना करियर सेटअप करना है। ओके, अभी आपने 10th कंप्लीट किया, उसके बाद आने वाले 5, 6, 7, 8 साल में यू हैव टू सेटअप योर करियर। अगर आपके पास टाइम ही टाइम होता तो आप क्या कर सकते थे, 2 साल साइंस पढ़ा, 2 साल कॉमर्स पढ़ा, 2 साल आर्ट्स पढ़ा, फिर उसके बाद बाकी और कुछ पढ़ना था तो वो पढ़ लिया। तब आप ये कर सकते थे, कब? जब आपके पास टाइम होता। बट क्योंकि टाइम कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक चॉइस। मेरे एग्जाम्पल में स्केर्सिटी किसका था? टाइम का। गेटिंग? टाइम का स्केर्सिटी था, दैट इज द रीजन यू हैव टू मेक चॉइस। इतने ऑप्शंस है आपके पास, आपको अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन पसंद है, जैसे अगर आपको साइंस भी पसंद है, कॉमर्स भी पसंद है, बट आप सेम टाइम पर दोनों अटेंड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू मेक अ चॉइस। और चॉइस क्यों लेनी पड़ रही है आपको? बिकॉज टाइम का स्केर्सिटी है। सो चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। अगर आपके पास स्केर्सिटी नहीं है, कमी ही नहीं है, तो आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बट बिकॉज देर इज स्केर्सिटी, देर इज कमी, दैट इज द रीजन यू हैव टू मेक चॉइस। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। Choice emerges when limited resources are to be used for the satisfaction of unlimited want. क्या बोला हुआ है? चॉइस कब करनी पड़ती है हमें? जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं एंड वांट्स अनलिमिटेड होती है, एट दैट टाइम हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ रुपी कैन नॉट बाय 10 थिंग्स when the price of each thing is ₹1. You have to choose the thing you would prefer to have. You have to forego 9 things in favor of the one thing you choose to have. You have to make choice simply because you face scarcity. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि सपोज आपके पास 1 रुपया है और 10 चीज़ें आपको खरीदनी है, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हो, आपको 9 चीज़ों को जाने देना पड़ेगा। क्यों जाने देना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास 10 रुपये होते तो आप 10 की 10 चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन आपके पास 1 ही रुपया है, तो आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना है एंड बाकी की 9 चीज़ों को जाने देना है। समझे? तो यहाँ पर क्या बताया है, स्केर्सिटी इज द चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। क्योंकि कमी है इसीलिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। Choice refers to the process of selection from available limited alternatives. It emerges because resources are scarce. Resources can be allocated to alternative uses. अच्छा, ये फर्स्ट टॉपिक तो हमने समझा कि हमें सिलेक्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसीलिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है।
एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। जैसे अगर अभी आपके पास 10 रुपये हैं तो वो 10 रुपीज़ में आप चिप्स खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो। वही 10 रुपीज़ में आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर सपोज़ 10 रुपये में आपको सिर्फ चिप्स ही मिलते, चिप्स की भी एक ही वैरायटी थी, दूसरा कुछ था ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्ज होता? नहीं इमर्ज होता। गेटिंग? अगर सपोज़ आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ पर एक ही स्कूल है, वो स्कूल आपको सिर्फ कॉमर्स अलाउ कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपके पास होता? या सपोज आपकी कंट्री में, चलो लोकेलिटी में बोलेंगे तो यू विल से कि हम बाहर जा सकते हैं, बट सपोज आपकी कंट्री में आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, आपकी कंट्री में सिर्फ एक ही स्कूल है और वो एक ही स्कूल आपको सिर्फ एक ही स्ट्रीम ऑफर कर रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन का प्रॉब्लम आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं होते। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला, रिसोर्सेस लिमिटेड है हमारे पास, और दूसरा अल्टरनेटिव यूज़ है। अगर जो करेंसी आपके पास है उससे आप सिर्फ एक ही चीज़ परचेस कर सकते थे तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता ही नहीं। गेटिंग? आपके पास 10 रुपये, एज आई टोल्ड यू फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर ऑप्शंस ही नहीं है, सपोज आपकी स्कूल कैंटीन सिर्फ आपको 10 रुपये में चिप्स ही दे रही है, चिप्स का भी उनके पास एक ही वैरायटी है, तो आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपके सामने अराइज ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो 2 रीजंस की वजह से वी हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, और दूसरा ऑप्शंस बहुत सारे हैं। गेटिंग? रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होंगे तो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होगा, और अगर अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होगा। थस स्केर्सिटी कॉजेस चॉइस, कमी की वजह से वी हैव टू सिलेक्ट। चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग, सिलेक्ट करना पड़ता है मतलब हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू बाय। Decision making relates to usage of limited resources in a manner that consumer maximizes his satisfaction, producer maximizes his profit and society maximizes its welfare. जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिससे कंज्यूमर कैसे यूज़ करेगा? जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर कैसे यूज़ करेगा? जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। एंड सोसाइटी कैसे यूज़ करेगी? जिससे उनको मैक्सिमम वेलफेयर मिले। क्लियर? यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक व्हाट इकोनॉमिक्स इज, और उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस, कंप्लीट होता है। क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या है एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर स्टडी करता है? लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है। देन स्कैर्सिटी और चॉइस, दिस आर द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। गेटिंग? कमी है, एंड कमी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्शन के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, एंड डिसीजन हम कौन से वे में लेते हैं? जिससे हम अपना प्रॉफिट, अपना वेलफेयर, अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं हम। अगले लेक्चर में हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो के कंसेप्ट्स क्या है, मैक्रो के कंसेप्ट्स क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।